नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे लुकआउट सर्कुलर प्रक्रिया, एआई चिप्स का उदय, मेहुल चोकसी के खिलाफ केस, दिवाला और दिवालियापन संहिता की जटिलताएं तथा मायोपिया और भारत पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 8 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम मुख्य रूप से चर्चा करने जा रहे हैं लुकआउट सर्कुलर प्रक्रिया पर। हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता नूर पॉल के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर को रद्द किया और इसके संदर्भ में कुछ निर्देशों को पारित किया था। इसके तहत प्रभावित व्यक्ति को लुकआउट सर्कुलर की एक प्रति प्रदान करने के अलावा लुकआउट सर्कुलर जारी करने के कारणों को बताने और प्रभावित व्यक्ति को इसके संदर्भ में एक अवसर देने की बात को भी कहा गया था। हालांकि भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और शीर्ष अदालत ने फिलहाल उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि नूर पॉल के द्वारा अपने पिता द्वारा लिए गए एक ऋण के संदर्भ में गारंटर के रूप में कार्य किया गया था, किंतु जब उनके पिता के द्वारा लोन को चुकाने में थोड़ी देरी की गई तो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और लुकआउट सर्कुलर को जारी करवाया गया था। नूर पॉल को लुकआउट सर्कुलर के बारे में तब पता चला जब उन्हें फरवरी में दिल्ली हवाई अड्डे से वापस भेज दिया गया, जब वह दुबई जाने के लिए वहां गई थीं। इसके संदर्भ में हाई कोर्ट के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया के इस प्रकार के फैसले को मनमाना, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया गया। हमें ध्यान रखना होगा कि इससे पहले भी इस प्रकार के मामले देखे गए हैं, जिससे इस मामले को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं लुकआउट सर्कुलर की, तो ये क्या होता है। लुकआउट सर्कुलर पुलिस, जांच एजेंसी और यहां तक कि बैंक के द्वारा वांछित किसी भी व्यक्ति को भूमि, हवाई और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से देश छोड़ने या प्रवेश करने से रोकने के लिए एक नोटिस को कहा जाता है। इसके तहत इमिग्रेशन को ऐसे किसी भी व्यक्ति को देश छोड़ने या प्रवेश करने से रोकने का काम सौंपा जाता है जिसके खिलाफ इस तरह की नोटिस मौजूद है। देश भर में ऐसे 86 इमिग्रेशन चेक पोस्ट विद्यमान है। आपको ध्यान रखना है कि लुकआउट सर्कुलर यानी एलओसी को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व खुफिया निदेशालय, आयकर विभाग, राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियां आदि जारी कर सकती हैं। इसमें जारी करने वाले अधिकारी को केंद्र सरकार में जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या उप सचिव के पद से नीचे नहीं होना चाहिए। इसके संदर्भ में गृह मंत्रालय के अनुसार लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए एफआईआर संख्या, कोर्ट केस नंबर जैसे विवरण, व्यक्ति के नाम, पासपोर्ट नंबर और अन्य विवरणों के साथ अनिवार्य रूप से प्रदान किए जाते हैं। गृह मंत्रालय के तहत जो आप्रवासन ब्यूरो कार्य करता है वह इसके तहत केवल निष्पादन एजेंसी के रूप में कार्य करता है और उसके द्वारा विभिन्न एजेंसियों के अनुरोध के आधार पर लुकआउट सर्कुलर को जारी किया जाता है। लुकआउट सर्कुलर को संशोधित किया जा सकता है, हालांकि इसको जिस एजेंसी के द्वारा जारी कराया गया है उसके अनुरोध पर ही इसे हटाया या वापस लिया जा सकता है। इसके अलावा इसके संदर्भ में अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही का कानूनी दायित्व उस मूल एजेंसी के पास ही होता है जिसने लुकआउट सर्कुलर को जारी करवाया होता है। आपको ध्यान रखना है, इससे पहले बैंक इसके संदर्भ में अधिकृत नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे कई व्यवसायी ऋण लेने के बाद देश से भाग गए तो उसके बाद 2018 में गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित 2010 के अपने दिशा निर्देशों में बदलाव किया, जिसके तहत सभी सार्वजनिक बैंक के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लुकआउट सर्कुलर जारी किए जाने के संदर्भ में अधिकृत
किया गया था। विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की बात की गई जो देश के आर्थिक हितों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि विजय माल्या को रोके जाने के संदर्भ में 2015 में सीबीआई के द्वारा एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, किंतु बाद में इसे केवल सूचित किए जाने के संदर्भ में डाउनग्रेड कर दिया गया। चूंकि माल्या के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी और उस समय विजय माल्या राज्यसभा सदस्य भी थे और लगातार यात्रा किया करते थे, अतः इसी का फायदा उठाते हुए वे मार्च 2016 में ब्रिटेन भाग गए। इसके बाद ही गृह मंत्रालय के द्वारा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के विलफुल डिफॉल्टर्स या आर्थिक अपराधियों के द्वारा सार्वजनिक धन को हड़पने या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों को धोखा देने से रोकने के लिए बैंकों को भी लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है कि लुकआउट सर्कुलर के संदर्भ में पुलिस और खुफिया एजेंसियों को अनेक मामलों में असाधारण प्रकार के अधिकारों को भी दिया गया है। इसके तहत संदिग्धों, आतंकवादियों, राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय हित में कार्रवाई किए जाने के संदर्भ में मानदंडों का पूर्ण रूप से पालन किए बिना ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा सकता है। हालांकि इसके अनेक बार दुरुपयोग के भी उदाहरण देखे गए हैं, जैसे कि 2015 में ग्रीन पीस कार्यकर्ता प्रिया पिल्लई को लुकआउट सर्कुलर के आधार पर आईबी ने लंदन की यात्रा करने से रोक दिया। बाद में प्रिया पिल्लई दिल्ली हाई कोर्ट गईं और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस लुकआउट सर्कुलर को रद्द कर दिया। इसी के समान अगस्त 2019 में जब अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे में बदलाव किया गया, तो उसके बाद कई राजनेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किए गए ताकि उन्हें देश के बाहर जाने से रोका जा सके। हालांकि ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी थी और उनके द्वारा क्या अपराध किया गया था जिसके लिए उनको लुकआउट सर्कुलर सूची में रखा गया, इसे कभी भी स्पष्ट नहीं किया गया था। यही कारण है कि अनेक बार लुकआउट सर्कुलर को रद्द कराने के लिए कई नागरिकों ने अदालतों का रुख किया है। गृह मंत्रालय का इसके संदर्भ में कहना है कि व्यक्ति को रोके जाने के समय लुकआउट सर्कुलर उसे नहीं दिखाया जा सकता है और न ही इसके संदर्भ में उन्हें कोई सूचना प्रदान की जा सकती है। इसके संदर्भ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में भी गृह मंत्रालय के द्वारा यह सूचना दी गई कि लुकआउट सर्कुलर दिशा निर्देश एक गुप्त दस्तावेज है और इसे किसी आरोपी या फिर अनाधिकृत हितधारक के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है उसे सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए जाने के संदर्भ में भी प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि यह लगातार न्यायालय में चुनौती के रूप में देखा जाता है, जैसे कि जनवरी 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग के कहने पर दिल्ली के एक व्यवसायी विकास चौधरी के खिलाफ जारी एक लुकआउट सर्कुलर को रद्द कर दिया, क्योंकि अदालत का मानना था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कानून के तहत कोई कार्यवाही नहीं शुरू की गई है और इस रूप में लुकआउट सर्कुलर बुरी तरीके से अस्थिर है। इसी प्रकार से दिल्ली उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2022 में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के अध्यक्ष आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को रद्द करते हुए कहा कि यात्रा के अधिकार पर कोई निरंकुश नियंत्रण या प्रतिबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है और इसके संदर्भ में सीबीआई निदेशक से एक लिखित माफी भी देने को कहा गया था। मानदंडों के अनुसार एक लुकआउट सर्कुलर अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए ही वैध रह सकता है और यदि एजेंसी के द्वारा कोई नया अनुरोध नहीं किया जाता है तो इसे स्वचालित रूप से फिर से जारी नहीं किया जाता है। हालांकि जिस प्रकार से हाल में लुकआउट सर्कुलर का लगातार दुरुपयोग देखा गया है, इसको रोके जाने की आवश्यकता है और इसके संदर्भ में मानक प्रक्रिया को और पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।
अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। और इसमें हम बात करेंगे एआई चिप्स के उदय की। हाल ही में कंप्यूटरों और डेटा सेंटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चिप्स को अपनाने की दर में वृद्धि देखी गई है। इसके तहत चिप निर्माता विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में, जैसे कि प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स और नेटवर्क सुरक्षा आदि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुप्रयोग वाली चिप्स को डिजाइन करने में लगे हुए हैं। इसका प्रयोग आगे ऑटोमोटिव, आईटी क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा और खुदरा क्षेत्र आदि में भी किया जा सकता है। हाल ही में इसके संदर्भ में मार्केट लीडर एनवीडिया ने अपने H100 जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा की, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चिप माना जा रहा है, जो 80 बिलियन ट्रांजिस्टर से भरी हुई है। एनवीडिया के प्रतिद्वंदी इंटेल ने भी डेटा केंद्रों में विविध प्रकार के प्रशिक्षण और ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चिप्स को लॉन्च करने की पहल को कर दिया है। जिस प्रकार से डेटा केंद्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप्स की स्वीकार्यता बढ़ रही है, वह आगे चलकर इसकी मांग को और आगे बढ़ा सकता है। यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स यानी एआई चिप्स को समझने का प्रयास करें, तो एआई चिप्स विशिष्ट रूप से निर्मित की गई चिप्स हैं, जिन्हें गहन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मुख्य रूप से डीप लर्निंग के आधार पर कार्य करती हैं, जिसके तहत मशीनों के द्वारा उसमें डाले गए पूर्व डेटा के आधार पर नई क्षमताओं को सीखा जा सकता है। इसके तहत मुख्य रूप से एक्टिव न्यूरल नेटवर्क या डीप न्यूरल नेटवर्क के रूप में कार्य किया जाता है, जिसके तहत कंप्यूटर चिप्स विविध प्रकार की एल्गोरिदम और कमांड आदि को आपस में जोड़कर क्षमताएं सीखते जाते हैं। इसके बाद डीप लर्निंग आदि की सहायता से प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई क्षमताओं को लागू करके नवीन अनुमान भी लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार से यह कहा जाता है कि डीप लर्निंग बड़ी मात्रा में डेटा को इकट्ठा करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने की प्रक्रिया को तेज और आसान बना सकता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमारे कंप्यूटर में वर्तमान में पारंपरिक चिप्स लगे होते हैं, जिसमें कोर प्रोसेसर और मेमोरी वाले पारंपरिक चिप्स लगातार कंप्यूटर से संबंधित कंप्यूटेशनल कार्यों को करते हैं। इसके तहत विभिन्न हार्डवेयर घटकों के मध्य कमांड और डेटा का स्थानांतरण किया जाता है, किंतु विशेषज्ञों का यह मानना है कि इस प्रकार के पारंपरिक चिप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वर्कलोड की उच्च कंप्यूटेशनल आवश्यकताओं को संभालने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में डेटा देखा जाता है। यद्यपि वर्तमान में पारंपरिक चिप्स के कुछ उच्च स्तरीय मॉडल विकसित किए गए हैं, किंतु भविष्य में बड़े डेटा को संसाधित करने के संदर्भ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चिप्स ज्यादा अच्छे से कार्य कर सकते हैं। मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चिप्स के द्वारा बड़े बड़े कंप्यूटेशनल कार्यों को करने के साथ ही गैर आर्टिफिशियल अनुप्रयोग संबंधी कार्य भी किए जाते हैं। इस रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चिप्स सामान्य और असामान्य दोनों प्रकार के कार्यों को कर पाने में सक्षम होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चिप्स बड़ी मात्रा में कंप्यूटेशनल कार्य करने के बावजूद पारंपरिक चिप्स की तुलना में कम बिजली की खपत करेंगे और कम समय में निश्चित कंप्यूटेशनल कार्यों को कर पाने में भी सक्षम होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चिप्स की व्यापक अनुक्रिया के चलते ही इनका प्रयोग वर्तमान और भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने की बात कही जा रही है। वर्तमान में ये बड़ी मात्रा में डेटा सेंटर में इस्तेमाल किए जा रहे कंप्यूटरों में प्रयोग किए जा रहे हैं। हालांकि आगे चलकर इनका प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले वाहनों के कंप्यूटरों में भी किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, ड्रोन और रोबोट में भी कंप्यूटेशनल इमेजिंग के अनुप्रयोगों को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में जिस प्रकार से विभिन्न कंपनियों के द्वारा चैटबॉट और मैसेंजर सुविधाओं का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ सकता है। इसके तहत उपयोगकर्ता के संदेशों और संवादों का विश्लेषण करने के लिए इनका प्रयोग
किया जा सकता है। वर्तमान में ऐसी कंपनियां हैं जो अपने हार्डवेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चिप्स को लगवाने के लिए कार्य कर रही हैं, ताकि ग्राहकों को बैंकिंग, वित्त, व्यापार जैसे क्षेत्रों में बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करवाई जा सके और इससे आगे चलकर उनके व्यवसायों को भी लाभ होने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यापक क्षमताओं के चलते ही वर्तमान में एनवीडिया कॉरपोरेशन कंपनी के साथ ही इंटेल, आईबीएम, अल्फाबेट, सैमसंग, क्वालकॉम और एप्पल आदि कंपनियां भी इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। एनवीडिया कॉरपोरेशन इस पूरे बाजार में एक लीडर के रूप में कार्य करता है, जिसके द्वारा H100 और इसके पूर्ववर्ती A100 जीपीयू समेत अनेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स का विकास किया गया है। कंपनी का दावा है कि 20 H100 जीपीयू पूरे विश्व के इंटरनेट ट्रैफिक को बनाकर रख सकते हैं। इसके अलावा आईबीएम के द्वारा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप का विकास किया गया है, जो धोखाधड़ी का पता लगाने, व्यापार निपटान, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जोखिम विश्लेषण जैसी वित्तीय सेवाओं के कार्यभार को संभाल सकती है। यही कारण है कि वर्तमान में इसकी क्षमताएं व्यापक होने की उम्मीद की जा रही है। हाल के वर्षों में जिस प्रकार से स्मार्ट घरों, शहरों की आवश्यकता में वृद्धि हुई है, उससे आगे चलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्टार्टअप में निवेश में वृद्धि से वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप बाजार के विकास को बढ़ावा मिलने की काफी उम्मीद है। इसके संदर्भ में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप उद्योग का 2020 में कुल कारोबार $8 बिलियन था। हालांकि इसके 2030 तक लगभग $195 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2021 से 2030 तक लगभग 37% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। यही कारण है कि वर्तमान में कई कंपनियां इसका विकास कर रही हैं, जैसे कि सेरेबस सिस्टम्स नामक कंपनी ब्रेन स्केल वाले एआई सॉल्यूशन के लिए मानकों को स्थापित कर रही है, ताकि मानव मस्तिष्क के समान ही कंप्यूटर चिप्स कार्य कर पाने में सफल हो सकें। हालांकि इसके संदर्भ में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, जिसे भारत में भी समर्थन देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे मेहुल चोकसी के खिलाफ केस की। हाल ही में डोमिनिका ने हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को हटा दिया, जिस पर मई 2021 में अवैध रूप से देश में प्रवेश करने का आरोप लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े लगभग 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी में उसकी भूमिका के चलते लगातार चर्चा में बना हुआ है। वह अपने खिलाफ पहला मामला दर्ज होने के कुछ दिन पहले ही एंटीगुआ और बारबुडा में स्थानांतरित हो गया। हालांकि मई 2021 को चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया था। बाद में लगभग 200 किलोमीटर दूर वह डोमिनिका में पाया गया, जहां उसे अवैध प्रवेश के आरोप में हिरासत में लिया गया था। डोमिनिका सरकार ने भी उसकी मौजूदगी की पुष्टि की। हालांकि उसके परिवार और वकीलों ने आरोप लगाया कि उसका अपहरण किया गया था और उसे डोमिनिका ले जाया गया था। जुलाई 2021 में डोमिनिका उच्च न्यायालय ने उसे चिकित्सा उपचार के लिए जमानत पर एंटीगुआ वापस जाने की अनुमति दे दी और अब डोमिनिक सरकार ने उसके खिलाफ सभी आरोपों को हटाने का फैसला किया है। आपको ये ध्यान रखना है कि पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर सीबीआई के द्वारा 2018 में मेहुल चोकसी, उसके भतीजे नीरव मोदी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। इसके तहत उसके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उसने अधिकारियों के साथ मिलकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की है। इसके तहत विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए धोखाधड़ी को किया गया और इसमें अनेक कंपनियों की भूमिका को देखा गया था। इसमें पंजाब नेशनल बैंक को व्यापक रूप से नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई करने के लिए बैंक अभी भी प्रयास कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा इसके संदर्भ में मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की गई और देश विदेश में सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति को भी कुर्क किया गया। इसके अलावा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के खिलाफ भी कार्यवाही शुरू की गई है।
हालांकि मेहुल चौकसी के मामले में जटिलता यह देखी गई है कि वह अपने खिलाफ मामला शुरू होने से पहले ही भारत से भाग गया। एजेंसियों ने बाद में पाया कि उसके द्वारा 2017 में ही एंटीगुआ की नागरिकता के लिए आवेदन किया गया था और उसको मंजूरी भी दी गई थी। 2018 में उसने एंटीगा में शरण ली और तब से वह वहीं रह रहा है। भारतीय एजेंसियां लगातार उसे भारत लाने में प्रयास कर रही हैं। इसके लिए सीबीआई ने पहले इंटरपोल से संपर्क किया और चौकसी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया गया। हालांकि भारत के साथ समस्या ये है कि भारत की एंटीगुआ और बारबुडा के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है। हालांकि विदेश मंत्रालय लगातार राष्ट्रमंडल देशों से संबद्धता के आधार पर मेहुल चौकसी को भारत में लाने का प्रयास कर रहा है। इसके संदर्भ में वहां की अदालत में भी चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया गया है और चौकसी की नागरिकता की वैधता को भी चुनौती दी गई है। हालांकि इसमें लंबा समय लग रहा है, जिसका जल्द से जल्द समाधान किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे दिवाला और दिवालियापन संहिता की जटिलताओं पर। जब कोई व्यवसाय बीमार हो जाता है अर्थात हानि में जाने लगता है तो वह अपने ऋण भुगतान में चूक करना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में लेनदार विभिन्न माध्यमों से ऋण की वसूली का प्रयास करते हैं। इसके तहत वसूली प्रक्रिया में दो पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि चूककर्ता से अधिकतम संभव राशि की वसूली और इसे जल्द से जल्द प्राप्त करना, ताकि राशि को नए क्रेडिट जारी करने के लिए मुक्त किया जा सके। भारत में दावों की खराब वसूली और खराब संपत्तियों को हल करने में अत्यधिक देरी ऐसी समस्याएं थीं जो पुराने वसूली तंत्र जैसे कि सरपेशी अधिनियम, लोक अदालतों और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को प्रभावित कर रही थीं। 2016 में भारत ने बढ़ते खराब ऋणों से निपटने और इसकी समाधान प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 पारित की। 2016 के बाद से अब तक दिवाला और दिवालियापन संहिता का प्रदर्शन अन्य पुनर्प्राप्ति तंत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर रहा है, किंतु दिवाला और दिवालियापन संहिता अभी भी कुछ प्रणालीगत मुद्दों से ग्रस्त देखा जा रहा है। उदाहरण के लिए दिसंबर 2021 तक बंद किए गए लगभग 2600 मामलों में से 55% मामले कंपनी को समाप्त किए जाने में खत्म हुए हैं, जबकि केवल 16% ही ऋणदाता के द्वारा अनुमोदित उचित समाधान प्रक्रियाओं के साथ पूरे हुए हैं। यह भी देखा जा रहा है कि समाधान प्रक्रिया में अत्यधिक देरी होती है, जैसे कि दिवाला और दिवालियापन संहिता में 330 दिनों की निर्धारित समय सीमा के मुकाबले एक समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2022 में औसतन 700 से अधिक दिन लगे। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही के दौरान समाधान प्रक्रिया से प्राप्त होने वाली राशि संपत्ति के परिसमापन मूल्य से कम थी। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि ऋणदाता के द्वारा जितना दावा किया जाता है उसका पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं होता, जिसे हेयर कट के रूप में जाना जाता है। इसके तहत बकाया दावे के हिस्से के रूप में ऋणदाता के द्वारा ऋण को छोड़ दिया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि 500 कंपनियों में से 100 कंपनियों ने जिन्होंने समाधान प्रक्रिया को पूरा किया, उसमें यह हेयर कट 90% से ऊपर देखा गया था। यानी ऋणदाता के द्वारा जितना दावा किया गया उसका महज 10% या उससे अधिक ही प्राप्त हुआ, बाकी हिस्सा उसे छोड़ना पड़ा। विशेषज्ञों के अनुसार दिवाला और दिवालियापन संहिता में सबसे बड़ा मुद्दा देरी का है और इसका एक बहुत बड़ा कारण दिवालियापन संहिता के द्वारा स्थापित ट्राइब्यूनल्स की क्षमता का पूर्ण रूप से इस्तेमाल न हो पाना है। कोविड-19 महामारी के दौरान नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का कामकाज नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ, जिसके चलते समय सीमा का ध्यान नहीं रखा जा सका। वर्तमान में भी कई मामले 1 साल से अधिक समय से लंबित हैं और इसी प्रकार से ट्रिब्यूनल द्वारा किए जाने वाले कार्यों में और देरी हो रही है। वर्तमान में ट्रिब्यूनल के द्वारा कंपनियों के परिसमापन पर अधिक बल दिया जा रहा है, जबकि मामलों के समाधान पर अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य क्षेत्र से है।
इसमें हम बात करेंगे मायोपिया और भारत पर। हाल ही में मायोपिया को लेकर कुछ अध्ययन प्रकाशित हुए हैं। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। यह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता है जब तक कि वह आंखों के अपेक्षाकृत करीब ना हो। यह बच्चों और युवा वयस्कों में सबसे आम अपवर्तक त्रुटि है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि 2010 में लगभग 2 अरब लोग मायोपिया से पीड़ित थे, जो मानव आबादी का लगभग 1/4 है। 2030 तक इसके 3.3 बिलियन लोगों तक पहुंचने की आशंका है। इसमें पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र सबसे प्रभावित क्षेत्रों में से देखे जा सकते हैं। भारत में इसको लेकर अभी तक पूर्ण रूप से अनुमान नहीं लगाए गए हैं, किंतु इसके संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हमें ध्यान रखना होगा कि मायोपिया ज्यादातर बच्चों में ही देखा जाता है और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनकी दृष्टि के और धुंधले होने की आशंका बनी रहती है। इसके लिए मायोपिया का बचपन में ही उपचार किया जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आगे चलकर स्थायी दृष्टि हानि का भी कारण बन सकता है। कई पर्यावरणीय और आनुवांशिक कारण मायोपिया की शुरुआत को निर्धारित करते हैं। यह माना जाता है कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में कम आने और दूरी और काम के बीच एक स्वस्थ संतुलन न बना पाने से मायोपिया में वृद्धि देखी जा सकती है। वर्तमान में शहरी वातावरण में बच्चे घरों के अंदर ज्यादा काम कर रहे हैं और ज्यादातर समय वे किताब, टेलीविजन, फोन, लैपटॉप को देखते हुए ही बिता रहे हैं। कोविड-19 ने भी बच्चों के बाहर खेलने की प्रवृत्ति को प्रभावित किया है, जिससे मायोपिया में वृद्धि देखी जा सकती है। दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में तो लगभग 80 से 90% बच्चों में मायोपिया देखा गया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन तो 2050 तक इसके वैश्विक महामारी होने की चेतावनी दे रहा है, क्योंकि अनुमानों में ये कहा गया है कि 2050 तक लगभग 50% आबादी मायोपिक हो सकती है। हालांकि भारत में यह प्रवृत्ति बहुत अधिक नहीं है। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार 30 में से 5 स्कूली बच्चों में मायोपिया देखा गया है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार भारत में मायोपिया का प्रसार 5% से ही थोड़ा ज्यादा है। भारत में मायोपिया कम होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि भारत में ज्यादातर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि मायोपिया शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखी जाने वाली बीमारी है। किंतु जैसे जैसे भारत में शहरीकरण बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत में भी मायोपिया का विस्तार होने की आशंका है, जिसके लिए कार्य करना होगा। मुख्य रूप से इसके तहत हमें कई निवारक उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, जैसे कि बच्चों की आदतों में बदलाव करना होगा, जिसके तहत उनको पढ़ाई के साथ ही बाहर के कामों में भी संलग्न किए जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से उन्हें सूर्य के प्रकाश के साथ संपर्क बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसके तहत माता पिता बच्चों को बाहर घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। इसके अलावा स्कूलों में दिए जा रहे कार्य को भी इस प्रकार से परिवर्तित करना होगा कि इसमें स्कूली काम से ज्यादा व्यवहारिक कामों पर ज्यादा बल दिया जाए। मायोपिया के बढ़ने पर इसका इलाज नेत्र चिकित्सकों के द्वारा किया जा सकता है, किंतु यदि हम प्रारंभ से ही निवारक रणनीतियों के माध्यम से इसे रोक सकें तो इसके बेहतर परिणाम भारत में देखे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, लुकआउट सर्कुलर क्या है? हाल में इसके चर्चा में रहने के कारकों को बताते हुए इससे संबंधित विविध प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। 150 शब्द, 10 अंक। दूसरा प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स क्या हैं? पारंपरिक कंप्यूटर चिप्स से इनको ज्यादा बेहतर क्यों माना जाता है? विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स का प्रयोग करने के विभिन्न उदाहरणों की भी व्याख्या करें। 150 शब्द, 10 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप लुकआउट सर्कुलर का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप लुकआउट सर्कुलर के हाल में चर्चा में रहने के उदाहरणों को स्पष्ट करेंगे, लुकआउट सर्कुलर के प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या करेंगे और इससे संबंधित उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा।
दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप के पारंपरिक चिप्स से बेहतर होने के कारणों को स्पष्ट करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स के विभिन्न अनुप्रयोगों की व्याख्या करेंगे और इसके संदर्भ में उपयुक्त उदाहरण भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।